हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पिछले वीडियो में कर रहे थे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने शुरू कर दिया था अंडर रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था बेसिकली कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रोटेटिंग फ्रेम का। तो हमने ये देखा था, देखो एस फ्रेम था, आर फ्रेम था, रोटेट कर रहे थे और ये सारी डिटेल जो है प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। हमने जो है क्या कर लिया था, स्थिति की रूपांतरण समीकरण या पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके थे। ठीक है, और ये क्या आई थी हमारी आर इज इक्वस टू, क्योंकि अगर पॉइंट पी स्थिर है अपनी जगह पर कांस्टेंट है तो आर आर डैश के बराबर होगा। जो आर डैश है उसकी वैल्यू इतनी निकल करके आएगी है, आर आर डैश के बराबर होगा तो हमने आर बराबर आर डैश लिख दिया, आर डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, रोटेटिंग फ्रेम के अंडर में ही वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्या है, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से शुरू किया है और मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, तो आप देखिए इफ़ आर फ्रेम में हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को, ठीक है, ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेट करने के काम, अभी तक आप 4 तरह की संक्रिया पढ़ते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो पढ़ते हो, वो भी संक्रिया ही हैं, ऑपरेटर्स ही हैं, वो ऑपरेट करने का काम करती हैं किन्हीं दो संख्याओं को, या तो जोड़ती हैं, घटाती हैं, गुणा करती हैं, भाग करती हैं। ऐसे ये कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट या अवकलित करने का काम करता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हम लिखेंगे इफ़ डी बाई इफ differential operator d by dt in S frame is denoted by d dash by dt in R frame। मतलब एस फ्रेम में हमने इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को किससे डिनोट किया, डी बाई डी टी से। अगर आर फ्रेम में हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डी डैश बाई डी टी से। समझ में आ गई? तो देयर देन वी डैश है ना, वेलोसिटी इन आर फ्रेम वो कैसे निकलेगी, डी डैश आर डैश बाई डी टी, ऐसे तो निकलेगी। अगर मैं आर डैश का डिफरेंशिएशन करूँ डी डैश बाई डी टी इस तरीके से, तो वो भी डैश मिलेगी। और हम जानते हैं कि आर डैश तो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ये तो हम जानते ही है ना, आर डैश आर के बराबर था जब पोजीशन नियत थी दोनों की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका ये डी डैश आर बाई डी टी। तो ये कितना आएगा, वी डैश कितना आएगा, वी डैश आपका आएगा आई कैप डैश, है ना, ये डैश है यहाँ पे, आई कैप डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश बाई। ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, सिंस आर डैश इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। समझ में आ गई? तो ये आर डैश में पोजीशन है, मुझे आर डैश में ही वेलोसिटी चाहिए, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, तो यही तो आएगा डिफरेंशिएशन करने से, डी एक्स डैश बाई डी टी डी वाई डैश बाई डी टी। इनके डिफरेंशिएशन नहीं होंगे यहाँ पे, आई डैश जे डैश के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ किस में, आर फ्रेम में। तो आर फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ ये चेंज नहीं होंगे। कब चेंज होंगे, जब मैं आर फ्रेम में वेलोसिटी देखूंगी एस के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ चेंज होगी। यहाँ जो वेलोसिटी हमने निकाली है ना, ये आपकी जो वेलोसिटी निकली है यहाँ पे, ये दरअसल वेलोसिटी है आर फ्रेम में, लेकिन एस के रिस्पेक्ट में है। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन यहाँ पर आर में ही वेलोसिटी है और आर के ही रेस्पेक्ट में है, इसलिए ये चेंज नहीं होंगे यूनिट वेक्टर टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात? ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है? ठीक है, तो ये आर फ्रेम में वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से एस फ्रेम में, सिमिलरली इन एस फ्रेम में एस के ही रेस्पेक्ट में, इन एस फ्रेम वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वस टू डी आर बाई डी टी ही तो होगी। और वो कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें पता है r इज इक्वस टू क्या था, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप था। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप, एक ही बात है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन आर फ्रेम है, बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन आर फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम है।
ये अंतर है इन तीनों इक्वेशंस में। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन आर फ्रेम, यानी कि जो रोटेटिंग फ्रेम है या घूर्णी निर्देश तंत्र है, इन आर फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ पे किस में है, एस फ्रेम में ही है वेलोसिटी है, ये किस में है, ये आर फ्रेम में ही है और ये एस फ्रेम में ही है। इसीलिए जब हम एस फ्रेम की ही बात करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे आई जे के, जब हम आर फ्रेम की बात करेंगे तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगे, आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश। समझ में आ गई? केवल कौन बदलेंगे, कोऑर्डिनेट बदलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में इस वाली टर्म की जगह पर तो मैं सीधे ही वी डैश रख सकती हूँ, लेकिन इक्वेशन 4 में मुझे अभी तक इसकी वैल्यू नहीं मिली है, डी आई कैप डैश है ना, डी जे कैप डैश बाई डी टी, डी के कैप डैश बाई डी टी, इनकी वैल्यू और हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक वेक्टर मानकर चलेंगे, एक ऐसा वेक्टर मानकर चलेंगे जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालने के लिए करेंगे हम ये सारा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए, इनकी और इनकी। समझ में आ गई? तो देखो इसको, इस स्टेप को ज़रा ध्यान से देखना। टू फाइंड वैल्यूज ऑफ डी आई कैप डैश बाई डी टी, डी जे कैप डैश बाई डी टी एंड डी के कैप डैश बाई डी टी, इनके मान ज्ञात करने के लिए वी कंसीडर अ वेक्टर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस या यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि एकांक, इनके मान ज्ञात करने के लिए हम एकांक परिमाण के एक सदिश को मानते हैं। ठीक है, यानी कि और वो उसका नाम क्या ले लेते हैं, आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, आर वेक्टर एक ऐसा सदिश है जिसका जो परिमाण है वो कितना है, 1 है। और ठीक है, तो यहाँ देखो अब हम ये जानते हैं कि सिंस v और इसमें क्या फ़र्क है, ये वाली इक्वेशन देखिए कहीं, ये रिलेशन है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r पोजीशन है। समझ में आ गई? तो ये है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ये आपने पढ़ा होगा। v बराबर ओमेगा r लिखते हो आप, वो केवल मैग्नीट्यूड में लिखते हो, लेकिन जब अपन वेक्टर में फॉर्म में दिखा दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट या इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हो। समझ में आ गई? तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि वेग और कोणीय वेग में संबंध है। समझ में आ गई? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है ये। ठीक है, अब देखो ज़रा, इस v को क्या लिख सकते हैं हम, डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब अभी आप ही ने कहा कि ये जो आर वेक्टर है ये क्या है, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये आर वेक्टर यानी कि इसका परिमाण जो है दरअसल वो 1 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये हो गई 6 आपकी और ये हो गई 7। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप, ज़रा देखो तो, क्या मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या गलत होगा क्या, ज़रा सोचना इस बारे में, सोचो, अभी सोचो। मुझे किसका मान चाहिए था, है भाई, इनका। फिर मैंने क्या कहा, मैं एक आर वेक्टर कंसिडर कर रही हूँ जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। मैंने इस आर वेक्टर की जगह मैं कुछ भी रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यूनिट वेक्टर 3 होते हैं, आई भी होता है, जे भी होता है, के भी होता है। मुझे किसकी चाहिए, डैश वालों की, आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश। देखो यहाँ आर था तो यहाँ भी आर ही था, जब मैं आर की जगह पर आई कैप डैश रख रही हूँ, ठीक है, जब मैं आर की जगह पर क्या रख रही हूँ, आई कैप डैश, तो मैंने यहाँ भी आई कैप डैश रखा है। जब मैंने जे कैप डैश रखा है तो यहाँ भी रखा है, के कैप डैश रखा है तो यहाँ भी रखा है। तो मतलब इस इक्वेशन 7 को मैं 3 पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ, एक आई के लिए, एक जे के लिए, एक के के लिए। तो देखो ना यहाँ पर आई ये जो आई है उसके लिए मैंने, मतलब ये जो आर है उसके लिए मैंने यहाँ पर आई कैप डैश यूज़ किया है। तो आई कैप जो होता है उन सब, ये यूनिट वैक्टर का मतलब क्या होता है, इनके मैग्नीट्यूड 1 ही तो होता है। यूनिट वैक्टर क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। तो जे कैप डैश भी एक यूनिट मैग्नीट्यूड है का एक वेक्टर है, ये भी एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वही तो होते हैं। तो मैंने आर को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश। तो मेरे पास वैल्यू आ गई ना, इसकी, इसकी और इसकी। तो ये हो गई 8, ये हो गई 9 और ये हो गई 10। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन 5
से वैल्यू रख सकती हूँ यहाँ पर, और इक्वेशन 8, 9, 10 की वैल्यू रख सकती हूँ 4 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 5, 8, 9 एंड 10 इंटू 4। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रखो तो ज़रा। डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा? इसकी जगह पर क्या लिखोगे? ये डी आर बाई डी टी ही क्या है आपका? यही तो v है, ये v ही तो है, v ही तो है ये। v इज इक्वल टू कितना आ गया? v डैश, ये क्या है आपका पूरा? v डैश ही तो है ये पूरा। ठीक है, प्लस डी आई कैप डैश बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? ये रही। तो कैसे लिखोगे? एक्स डैश है ना, हाँ एक्स डैश है ना, और साथ में ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, ठीक है, प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश, प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। वैल्यू रख दी है बस मैंने, इसकी और इसकी वैल्यू कहाँ से? यहाँ, यहाँ और यहाँ से ये वैल्यू रख दी मैंने। कोई नया काम थोड़ी ना किया है, सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास v इज इक्वल टू कितना आ गया? v डैश है ना, प्लस, क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको? कोई दिक्कत थोड़ी है, ज़रा देखो तो ध्यान से। है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे लिखने में। मैंने जो क्रॉस था उसको, ये ओमेगा क्रॉस तीनों में था, उनको बाहर ले लिया और इसको ऐसे लिख दिया एक्स कैप, एक्स डैश आई डैश, वाई डैश जे डैश, जेड डैश के डैश। है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको क्या लिख सकते हो आप? क्या है ये? क्या है भाई ये? अरे भाई ये क्या है? ये एक्स डैश आई कैप डैश है ना, प्लस वाई, ये क्या है ये क्या है भाई? ये आपका आर डैश है, और आर डैश आर के बराबर था, हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? आप चाहो ना तो इसको 2 स्टेप्स में लिख सकते हो। पहले आर डैश लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो, सिंस आर डैश इज इक्वल टू आर था, तो आप ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ से v डैश निकाल लो, v डैश कितना आ जाएगा? v माइनस ओमेगा क्रॉस। तो ये आपके पास क्या आ गई? वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर रोटेटिंग फ्रेम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गई? ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, पेपर में पूछी जाती है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन पूछे ना पूछे, जो वो जनरली पूछता है वो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसमें? अंडर रोटेटिंग फ्रेम। समझ में आ गई? मैं फिर से आपके ध्यान रखने के लिए लिखवा देती हूँ। ये इक्वेशन क्या बताती है? इक्वेशन 11 इज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि घूर्णन निर्देश तंत्रों के अंतर्गत क्या है ये? क्या है? रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि घूर्णन निर्देश तंत्र के अंतर्गत वेग की रूपांतरण समीकरण है। ये फिर से मैंने आपके ध्यान रखने के लिए, ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 3 जगहों पर निकाली है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में क्या होगी, गैलीलियन में क्या होगी, और रोटेटिंग में क्या होगी, ये आपको अलग अलग सेपरेटली याद रखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, लेकिन जब हम सारी चीज़ों को होल एज अ होल देखते हैं, है ना, पूरी तरीके से देखते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए मैं बार बार आपको जो है चीज़ें एक एक क्लियर बताती हूँ। ये इस टॉपिक का नाम ये है, इसका ये है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, घोच पोच हो जाता है, अभी तो बहुत सारी यूनिट और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, क्योंकि कॉलेज के बच्चों की जनरली मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि मैडम समझ में पूरा आ गया, याद भी पूरा था, पर ये पता नहीं चला कि इस क्वेश्चन का आंसर यही था। वो थोड़ा सा घुमा के देते हैं। तो अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं, आपने क्या निकाला पूरे टॉपिक के दौरान, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकाला, मतलब क्या था, ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको, तो कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आपको समझ में आएगा आराम से। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लासीफाई करना ज़रूरी है कि किस टॉपिक में क्या बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हम करेंगे अगले वीडियो में, इसमें हम करेंगे एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसी से हम करेंगे फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, और वहीं पे हमारे पास कोरियोलिस फोर्स निकल कर के आएगा। ठीक है, बात करेंगे इन वन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।